नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हालिया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का संविदा कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला आया है, महत्वपूर्ण फैसला आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में डीटीसी के जो संविदा कर्मचारी डीटीसी में कार्यरत हैं सालों से, उनके ऊपर उसका क्या असर है, कितना महत्व है और कितना निर्णायक है वो फैसला। अगर उस फैसले के तहत उस अपने कानूनों की महत्व को समझते हुए डीटीसी संविदा स्टाफ उन अधिकारों के लिए अदालत की शरण में जाए, तो इन सब तमाम पहलुओं पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो साथ ही उस वीडियो में मैंने ये भी अपील की थी कि जिस भी साथी का कोई महत्वपूर्ण जितना कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखे, ताकि अगली वीडियो में मैं उस सवाल पर, उस प्रश्न पर अपने विचारों से, अपनी क्षमता के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं, स्पष्टीकरण दे सकूं, जवाब दे सकूं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सवाल आए हैं पिछले वीडियो पर कमेंट्स में, तो उनमें से उन सवालों को लेंगे ताकि स्टाफ में ज़्यादा जानकारी और जागरूकता फैले और समझ बढ़े, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में समझ बढ़े और जो हालिया परिस्थितियां हैं उसके बारे में एक व्यापक और एक सकारात्मक सोच का विस्तार हो डीटीसी संविदा स्टाफ के साथ। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से एक नकारात्मकता सी, एक उदासीनता सी स्टाफ के बीच में चल रही है, फैली हुई है, तो उस संदर्भ में भी बीच बीच में उन सवालों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों को लेंगे और उनके जवाब देने की मेरी कोशिश रहेगी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक डीटीसी के हमारे संविदा स्टाफ के बीच में प्रसारित करें, शेयर करें इसको और सब्सक्राइब भी करें, ताकि समय समय पर वीडियो मेरी जो भी मैं कोशिश करता हूँ वे कोशिशें आपके पास इस यूट्यूब मंच के माध्यम से पहुँच सके। तो इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें साथियों, और अपने कमेंट्स ज़रूर इसमें लिखें, ताकि उन कमेंट्स को अगले वीडियो में मैं उत्तर दे सकूं, उनको ले सकूं। तो आज का ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों कहना चाहूँगा कि बहुत सारे साथियों ने पिछले कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पर काफ़ी उत्साहवर्धक संदेश डाले थे। उन सभी साथियों का हृदय से नमन करता हूँ, शुक्रिया। नरेंद्र लाकड़ा जी, आपका धन्यवाद, आपने विस्तृत रूप से कर्मचारियों को जगाया, दिल से आभार। साथियों, मेरी एक कोशिश है, सबसे पहले मैं आप सभी उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो बड़े सकारात्मक तरीके से, मेरा ही नहीं, हर एक सकारात्मक चीज़ का जो डीटीसी कर्मचारियों के हित में हो, भले में हो, उसको उत्साहवर्धन देते हैं। तो उन सभी साथियों को मैं दिल से नमन और आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात यह है कि जगाना, देखिए साथियों, जिसके अंदर समझ है, जो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कानूनों के प्रति थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, तो वो भले ही नासमझी या ज्ञान के अभाव में आज अपने अधिकारों को पाने के लिए कोशिश ना कर रहा हो, उदासीनता में घिरा हो, लेकिन जब उसको रास्ता दिखेगा, उसको कोई उसका मार्गदर्शन करेगा, तो वो साथी जरूर जागेगा, और जागेगा ही नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। तो बहुत सारे साथी हैं यहाँ डीटीसी में, हमारे संविदा साथी, कि जो सिर्फ जानकारी के अभाव में ही यहाँ शोषण में पिस रहे हैं 15 सालों से। लेकिन ये इस चीज़ का मुझे भरोसा है, इसलिए मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा अपने इन वीडियोस के माध्यम से कुछ सकारात्मक और महत्वपूर्ण और जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थहीन बातें ना करके अर्थपूर्ण बातें मैं करूं, अपने डीटीसी के संविदा भाइयों के बीच में अपने विचार साझा करूं। क्योंकि साथियों, जो क्रांति होती है ना, क्रांति विचारों में जन्म लेती है, और जब विचार बन जाता है तो विचार वाणी का रूप लेता है, और वाणी से ही क्रांति की आग कर्मों के माध्यम से फैलती है साथियों। तो आवश्यकता है कि हम अपना कर्म, अपना कदम
उस दिशा में आगे बढ़ाएं जहां पर किसी धोखे की गुंजाइश ना हो, किसी पलटीबाजी की गुंजाइश ना हो, और हमारे प्रयासों को, हमारी कोशिशों को भले ही थोड़ा सा समय लगे, एक सार्थक और एक विजयी मंजिल मिले, एक मुकाम मिले, एक स्थायी रोजगार के रूप में और एक समान काम समान वेतन के रूप में। तो मेरे साथियों, जागरूकता बहुत जरूरी है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी बड़े आए हैं, उनको भी लूंगा मैं, एक दो को। जरूरी है कि नेगेटिव कमेंट्स को लेंगे तभी उन पर भी चर्चा हो सकेगी ना विस्तार से। तो लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, उन सभी सकारात्मक सोच के साथियों को सिर्फ एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, कदम अपने आप बढ़ा चलेंगे। अगला सवाल है साथियों, अदालत सिर्फ और सिर्फ नेता की है, ना कि कर्मचारियों की। साथियों, भ्रम के जाल से बाहर निकलें। ये जो सोशल मीडिया पट्टियां पढ़ाता रहता है ना, जो मतलब कि बिना सिर पैर के, अर्थहीन कुछ भी कहीं का एडिट पोस्ट करके छाप देता है आपके सामने, और फिर आप लोग एक विचारधारा बना लेते हो कि नहीं, कुछ नहीं। ऐसे नैरेटिव से बचना चाहिए साथियों, जो आपको नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में धकेल दे। अरे आपके सामने एक छोटा सा ही वर्तमान 20 दिसंबर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना साथियों, वो किसी नेताओं के बच्चों के लिए या बहुत बड़े अधिकारियों के बच्चों के लिए, किसी गांधी परिवार के लिए, केजरीवाल परिवार के बच्चों के लिए, या और किसी मतलब बड़े पार्टीधारी नेताओं के सत्ता के लिए, भाजपा वालों के लिए, किसी अन्य के लिए नहीं आया है। वो फैसला सिर्फ और सिर्फ एक बहुत मामूली गरीब और मजदूर जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे 10, 12, 15 सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे थे, उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए आया है। तो फिर आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि अदालतें सिर्फ और सिर्फ नेताओं की है, ना कि कर्मचारियों की? अरे आप लड़ने के लिए जज्बा तो दिखाइए। केंद्रीय जल आयोग, वो आयोग था, उस आयोग के अंदर जो माली की पोस्ट पर थे, जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर थे, मल्टीटास्किंग की पोस्ट पर थे, कर्मचारी बहुत थे, लेकिन 5-6 लोग लड़े और वो अपने अधिकार देखो सुप्रीम कोर्ट तक चढ़ कर लेके आए। कैट कोर्ट में वे लोग हारे, हाई कोर्ट में वे लोग हारे, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या शानदार फैसला उनके हक में दिया। उनका पूरा जीवन सुधर गया। जिस तारीख से 1993 से 98 से 2001 से वे सेवा में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे, उसी नियुक्ति तिथि को उनके स्थायीकरण की तिथि मानते हुए उनको सारे लाभ दे दिए गए। और इस दौरान वे जब 2016 में टर्मिनेट कर दिए गए थे, आउटसोर्स कर दिया गया था, प्राइवेट ठेकेदारों के कर्मचारी लगा लिए थे जल आयोग ने, तो उनकी सेवा भी बहाल कर दी गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कर्मचारियों के हित में फैसले नहीं आते? कितने ही फैसले हैं, कितने ही, यहां पे गिनती कराना संभव नहीं है मेरे लिए। लेकिन वो चीजें आपको तब दिखेंगी जब आप भ्रम का, नासमझी का चश्मा, ये पट्टी अपनी आंखों से उतारेंगे साथियों, अपनी सोच को विस्तार देंगे, तब ये चीजें आपकी समझ में आएंगी। वरना ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइवेट ठेकेदारी के अंदर आए, पिसते रहे, जिंदगी भर पिसते रहोगे, और कभी पता नहीं रिटायर होगे कि नहीं हो पहले निकाल दिया, कुछ नहीं पता, कोई भविष्य नहीं। 18-20 हज़ार रुपये में अगर आपने अपनी नीयत मान लिया है, तो आंखों पर पट्टी बांध के और कानों में ढक्कन लगा के बैठ गए हो, तो एक मानसिकता बनाकर, संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। बहुत बेहतरीन, चलो ये तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों उत्साहवर्धन के लिए। हाँ, एक साथी का विचार है, सर इसमें टाइम लगता है पर मिलता जरूर है। देखिए, डीटीसी में हजारों कर्मचारी हैं, लेकिन हर सोच और हर समझ के लोग हैं। एक साथी जिसका कमेंट अभी मैं ऊपर पढ़ रहा था, अभी आपके सामने वर्णित किया, और एक ये साथी हैं कि सर इसमें टाइम लगता है लेकिन मिलता जरूर है। सिर्फ समझने का और सोचने का फर्क है। आप संकीर्ण मानसिकता के घेरे में हैं या विस्तृत मानसिकता के घेरे में हैं,
वो चीज आपकी सोच से परिभाषित होती है, परिलक्षित होती है। इन साथी ने जो कमेंट किया कि सर टाइम लगता है लेकिन मिलता जरूर है, क्या इसको भारत के प्रधानमंत्री ने या सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिख के दी है क्या स्पेशल, या ये किसी बड़े नेता के कोई सपूत हैं? हमारे जैसे कर्मचारी तो हैं, लेकिन इनकी सोच में और उनकी सोच में फर्क देखिए साथियों। तो यही होती है एक नकारात्मक सोच, एक सकारात्मक सोच। कि आप सोचते क्या हैं, चीजों को सामने जो आपके हैं उनको देखते कैसे हैं। जैसे कि एक कांच का गिलास है, आधा पानी का भरा हुआ है, दो आदमी बैठे, एक से पूछेंगे हाँ भैया गिलास की क्या स्थिति है, वो क्या करे साहब आधा खाली पड़ा है, ठीक है बात तो है। दूसरे से पूछते हैं हाँ भाई आप बताओ क्या स्थिति है गिलास की, सर आधा भरा हुआ है। तो दोनों की सोच में किसकी सोच को आप सकारात्मक कहेंगे, किसकी नकारात्मक कहेंगे? और एक तीसरा कहेगा सब पूरा भरा हुआ है। अब पूरा तो आप बोलेंगे यार पूरा कैसे लग रहा है, आधा था नहीं, वो उसके पास में स्पष्ट है सर पानी का तो आधा भरा हुआ लेकिन बाकी आधे में भी खाली नहीं है, हवा है। विज्ञान का नियम है कि खाली कुछ नहीं होता। लेकिन आप सामान्य समझ में भी सर आधा भरा हुआ है, उसने उस खालीपन को नहीं देखा, लेकिन आधे भरे हुए को उसने ज्यादा महत्व दिया। लेकिन एक साथी ने उस आधे भरे हुए को महत्व नहीं दिया, उस खाली को महत्व दे दिया। तो खाली को महत्व नहीं देना, जो कुछ है जितना है इसे आगे बढ़ने को महत्व देना है हमें, इसको सिरोधार्य करते हुए। कम से कम आज हम सक्षम हैं, हम शरीर से, मन से, तन से, और इतना तो कमा ही रहे हैं कि इकट्ठे होकर एक लड़ाई लड़ सकते हैं अपने कानूनी अधिकारों की, अगर लड़ना चाहेंगे तो, कुछ हासिल करना चाहेंगे तो। और सिर्फ और यही सोचते रहेंगे कि नहीं हमें तो यूनियन ही आके कुछ दे दे, हमें तो सरकार ही आके कुछ दे दे, हमें नेता ही आके कुछ दे दे, तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। ठीक है यूनियन अपनी कोशिशें कर रही है, यूनियन कोई साधन संपन्न कोई संस्था नहीं है, कोई अधिकार प्राप्त कोई संस्था नहीं है सरकारी रूप से। वो आप लोगों की तरफ से एक आवाज उठाने वाली संस्था है, आप लोगों को एकजुट करने वाली, एक चिट्ठी पत्र लिखने वाली, कोशिशें करने वाली। जैसे कि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, ये अभी भी लगे हुए हैं हमारे साथी कि किसी तरह ये डीए बेसिक ग्रेड पे का हो जाए। लेकिन अब चुनाव बाद जो भी स्थिति होंगी, सही मायने में देखो इनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम इनको दोषारोपण नहीं कर सकते। ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिशों को जरूर सलाम करना चाहिए कि कोई तो है कर रहा है ना। वरना हम में से जितने भी हम ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने साथी हैं जो ये डीए वगैरह बेसिक जो लागू नहीं हुआ है कि एक चिट्ठी लिखी है एमडी साहब को, मुख्यमंत्री को, या किसी को भी XYZ, और उसको डायरी कराया गया है अपने डिपो में। कितने होंगे, 20, 25, 30 हजार लोग काम कर रहे हैं, मगर गिनने के चलेंगे तो मुश्किल से 50 आदमी नहीं निकल के आएंगे। तो मतलब क्या मानसिकता होगी कि भाई अगला ही कोई मांगता रहे, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, वो दे देगा तो ठीक करना, गालियां उसी को देने लग जाएंगे। ये नहीं, इन चीजों से भला नहीं हो सकता साथियों। इस संकीर्णता से सोच से आगे बढ़ो। ठीक है वे लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको कोशिश करते रहने दीजिए, लेकिन अगर उनकी कोशिश है जो मांगने वाली है, मांग ही तो रहे हैं। क्यों कि गर्दन नहीं पकड़ सकते, गर्दन इसलिए नहीं पकड़ सकते कि बहुत ज्यादा बटे हुए हैं हम आपस में, स्वार्थ में, लालच में, डर में, इन तत्वों से घिरे हुए हैं। संकीर्णता में, छोटी सोच में इस कदर बटाव और एक बिखराव है कि जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक आदेश के पीछे नहीं होंगे, और उस आदेश के पीछे धमक नहीं दिखाई देगी प्रशासन को, सरकार को, तो सरकारें कुछ नहीं करेंगे साथियों, कुछ नहीं देंगी। एक घोषणा करी, बजट पास किया, कब किस स्तर पर पलटी मार जाए ना मुझे पता है, ना किसी यूनियन को पता है, ना किसी कर्मचारी को पता है। सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है सरकार की नीयत के ऊपर, और कब नीयत बेईमान हो जाए उनकी भैया, या राजनीतिक लोग कब कूटनीति और रणनीति खेल जाएं, नहीं कहा जा सकता। एक संभावना जगी थी, हम लोग भी बड़े सकारात्मक रूप से उस संभावना के आगे धन्यवाद भी किया सरकार का कि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, देखा, और उम्मीद भी की चलो घोषणा हो गई है, बजट पास विधानसभा से हुआ, अखबारों में भी आ गया, सीएम साहिबा ने भी सामने आकर के बोल दिया कि ये सब चीजें होंगी, इतनी तनख्वाह हो जाएगी, इतना बेसिक ग्रेड, सारी चीजें विस्तार से बोल दी गई, लेकिन लागू नहीं हुई।
अब इतना कुछ होने के बाद एक स्वाभाविक है कि सब स्टाफ में एक उत्साह हो गया, खुश भी हो गए कि हाँ भैया आज होगा, कल होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा। लेकिन इस दौरान एक अनुशासन और संयम दिखाने के बजाय आपस में ही गालियां गलौज, तोड़ फोड़, हाय, छाती पीटना, तौबा, हैं, यूनियन वालों ने ये बर्बाद कर दिया, घर लूट लिया, जिंदगी खत्म कर दी, फांसी लटके, पता नहीं क्या क्या कितने आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी। तो सरकार और सिस्टम देखने लगा भाई नहीं भी करेंगे, इनको आश्वासन ही तो दिया है, ये जब एकजुट है ही नहीं, ऐसे बिखराव में फैले पड़े हैं, इनमें कोई अनुशासन नहीं है, तो भाड़ में जाए, बाद में देखेंगे। यही एक चीज हुई है। अब बाद में देखो क्या होता है, कब संयोग बनते हैं, कब क्या होता है, वो भविष्य के गर्त में साथी, उस पर नहीं जाते। हम आज सवालों पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो सवालों की चर्चा के दौरान ये पॉइंट आ गए तो लिए जाते हैं। नरेंद्र जी बहुत बढ़िया जानकारी दी। इस प्रकार हम डीटीसी के लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। साथियों मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने डीटीसी संविदा स्टाफ का, अपने भाइयों का, जितना मेरे अंदर क्षमता है, जितना मेरा एक ज्ञान है, एक तजुर्बा है, उसके अनुसार नकारात्मकता से निकालने की कोशिश करता रहूं। क्योंकि बहुत सी परिस्थितियां हैं ऐसी यहाँ पर डीटीसी में कि आए दिन हर ड्यूटी पे, जब भी लाइन पे जाते हैं, जब भी ड्यूटी पे जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब एक खराब अनुभव ही होता है, अच्छा कुछ नहीं होता। हमारे अंदर पास इतना तजुर्बा है खराब चीज़ों का बहुत ज़्यादा। आए दिन सड़कों पे हमारे अधिकारियों के, हमारे डिपो के अंदर कोई अंदर का स्टाफ, कोई बाहर का स्टाफ, कोई अधिकारियों के, मतलब कितने ही कड़वे बुरे अनुभव होते हैं जिसके अंदर आत्मा मतलब एक कल्पित होकर रह जाती है। लेकिन नौकरी करने की मजबूरी, कुछ कर नहीं सकते, शोषण की पराकाष्ठा को झेलते हुए काम करना पड़ता है। तो ऐसे में नेगेटिव होना, नकारात्मक होना, उदासीनता आना स्वाभाविक है। और ऐसे में अगर मैं भी यहाँ छाती पीटने वाले, रोने वाले और डिमोरलाइज करने वाली ये बातें करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी पाप का भागी बन रहा हूं। परिस्थितियां कितनी भी दुर्गम क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमारे बीच में, हमारे सामने, हमारे साथ अगर कोई सकारात्मक बात करने वाली कोई शख्सियत मौजूद है, कोई साथी मौजूद है, तो हमें लड़ने का एक हौसले को बल मिलता है। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसी उम्मीद और इसी कोशिश से आप लोगों के बीच में अपने विचारों के साथ मैं अपनी ये उपस्थिति देता रहता हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इसको शेयर भी जरूर करें समस्त डीटीसी संविदा स्टाफ के बीच में, और कमेंट्स जरूर करें। सुझाव है या प्रश्न है जरूर लें, जरूर करें, स्वागत है उनका। अगला प्रश्न ले लेते हैं साथियों। भाई 3 दिन में सरकार हिल गई थी पर यहाँ के कर्मचारी ज्यादा ही नेगेटिव हैं। देखो वही सवाल आ गया जिसका मैं अभी स्पष्टीकरण दे रहा था। फालतू की बकवास जितनी मर्जी कर लेंगे पर काम की बात कोई नहीं करता। कोर्ट केस के लिए तैयारी करें सर आप, हम आपके साथ हैं और जल्द से जल्द करें। देखिए इस चीज की तैयारी में है साथियों। बीच में कोर्ट केस की जो कार्रवाई मैं अपने स्तर से कर रहा था उसको मैंने थोड़ा होल्ड पे रख दिया था, स्थगित कर दिया था, कि ये उम्मीद बन गई थी आपकी तरह मुझे भी कि शायद इस बार सफलता मिल जाएगी और ये बेसिक डीए ग्रेड पे के आदेश लागू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए मगर वेट एंड वॉच की स्थिति में मैं अपने आप को रखे हुए था। लेकिन अब जल्द ही हम इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोर्ट केस की तैयारी पूरी कर रखी है, वकील के साथ विचार मंथन सब कर रखा है, और जो भी उसकी फीस है, जो प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया के कागज, डॉक्यूमेंट, फाइल वगैरह बनवा के मैंने ला रखी। कहाँ नाम लिखा जाना है, स्टाफ का सिग्नेचर होने हैं, ठीक है। तो वो सारी कार्रवाई तो मैं पहले ही हम कर चुके थे, बल्कि मैंने ग्रुप भी बनाया था, उसको मैं डीटीसी अधिकार मंच में कोर्ट केस मेंबर का ग्रुप था व्हाट्सएप का, तो वो सब चीज़ें कर रखी हैं साथियों। तो अब इस पर जैसे कि अगले महीने से, इस महीने के ये 10-12 दिन बचते हैं, 26 तारीख को महाकुंभ में स्नान करने का मेरा कार्यक्रम है। उसके बाद आने के बाद 4-5 दिन का वहाँ कार्यक्रम है।
अगले महीने से साथियों कोर्ट केस के मामले में मैं ज़रूर गति दूंगा, और जितने भी साथी इच्छुक हैं उनको एक मंच पे जोड़ा जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहाँ पर उनको आगे का जो है गाइड किया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा कि क्या करना है, किस प्रकार करना है। और जो साथी इच्छुक हों, पूरे तत्पर हों, वही साथी उस ग्रुप से जुड़िएगा। उस ग्रुप का जो लिंक है, अभी थोड़ा तकनीकी ज्ञान नहीं है मुझे, मैं अपनी जब अगली वीडियो में इसमें डालूंगा उसमें, या इस वीडियो के साथ ही कोशिश करूंगा उस लिंक को मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दूं, तो उस लिंक के माध्यम से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकेंगे। बाकी जानकारी वहां पर दी जाएगी। अगला सवाल ले लेते हैं साथियों। नरेंद्र जी, ग्रुप ऐड करो सर, कोर्ट की शरण में जाना है। ठीक है सर, कोर्ट की शरण में बिल्कुल जाना है, और ये चीज़ मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सर, कोर्ट केस का खर्चा कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, ये केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस में डाला जाएगा, प्लीज़ बताएं। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। ये कोर्ट जो है, हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, लेबर कानून जिसको बोलते हैं, मैं एक आसान भाषा में बताना चाहूँगा, हम इसको लेबर कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि लेबर कानूनों में कच्चे कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को ज़्यादा प्रोटेक्शन और ज़्यादा पावर हासिल है, रोजगार के स्थायीकरण को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, छुट्टियों को लेकर, समान काम समान वेतन को लेकर। तो लेबर कोर्ट के माध्यम से ये केस राउज एवेन्यू कोर्ट के में जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट ऊपर हाई कोर्ट तक जाएगा, वहाँ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो प्रक्रिया लेबर कोर्ट के थ्रू शुरू होगी। इस दौरान मैं ये भी क्लियर करता हूँ कि राजीव अग्रवाल जी, जो कि एक काफ़ी नामी विख्यात वकील हैं, लेबर कानूनों के, कॉन्ट्रैक्ट और ये कच्चे कर्मचारियों के बहुत सारे केसों में उन्होंने उनके अधिकार और हक दिलवाए हैं, स्थायीकरण भी करवाए हैं, परमानेंट भी करवाए हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले साथी। तो वे मेरे इस मामले में कानूनी सलाहकार हैं, और उन्हीं के वकालत के अंतर्गत मैं यहाँ पर जो मुझसे डीटीसी के मेरे संविदा साथी जुड़ेंगे, उनको उनके माध्यम से ही उनका केस आगे लड़ा जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है साथियों कि अदालत की लड़ाई में एक बहुत ही तेज तर्रार और एक अनुभवी वकील का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसमें डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने भी कुछ जो उनके साथ साथी काफ़ी जुड़े हुए हैं, उनके केस भी वहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेबर कोर्ट में डाले हुए हैं। काफ़ी समय से वे केस सभी लंबित हैं, चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे पैरवी किस प्रकार कैसे कर रहे हैं, मुझे कोई जानकारी इस बाबत नहीं है साथियों कि यूनियन ये रेगुलाइजेशन, समान काम समान वेतन के केसेस में किस स्तर पर, किस पड़ाव पर वहाँ कोर्ट में उनके केस चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर मतलब कि मेरा अपना मत है, निजी मत है, कि मैं अगर अपने किसी कानूनी अधिकार की, अपनी नौकरी से संबंधित है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर लड़ाई लड़ूं तो उस पर मेरा नियंत्रण, कमांड और कंट्रोल होना चाहिए, पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए कि वकील से मुलाकात हुई तो क्या हुई, किस तारीख पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारा एक विस्तार से एक लेखा जोखा एक ग्रुप के स्टाफ के सामने रहना चाहिए। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जो मेरे ग्रुप के माध्यम से या मेरे जरिए डीटीसी के मेरे संविदा स्टाफ साथी जो हैं, वो लेबर कोर्ट केस में स्थायीकरण और समान काम समान वेतन और अन्य सुविधाओं के प्राप्ति के लिए अदालत में जाएंगे, उनको मैं एक पूरा पारदर्शी और एक निरंतरता वाला एक मंच में प्रदान करूं, ताकि समय पर पूरी जानकारी उनको मिलती रहे उनके केस के बारे में, और एक स्पीडी ट्रायल रहे, एक गति से मतलब केस चले। ये नहीं कि लेबर कमिश्नर के कंसिलेशन कोर्ट में ही 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, पड़ा ही हुआ कोर्ट, उसकी पैरवी कोई नहीं कर रहा, तारीखों पे कोई नहीं जा रहा, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, वकील से मुलाकात हो रही नहीं हो रही, ये सब चीज़ें नहीं। एक व्यवस्थित तरीके से एक प्रबंधित, उचित प्रबंधन, एक शानदार प्रबंधन, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी काम का। तो मेरा ये मानना साथियों, तो मैं अपने ग्रुप के साथ जो मैं डीटीसी कोर्ट केस करूँगा, जो मुझसे साथी जुड़ेंगे, तो वो इस बात से निश्चिंत रहें कि मेरा एक अपना भी अनुभव है, लंबा अनुभव है अदालतों का, लेबर कानूनों का,
ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानूनों का और यूनियन से भी जुड़े रहने का, कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन का एक कार्यकर्ता रहा हूँ मैं, आज भी हूँ। तो अपने अनुभव के अनुसार और अदालतों में खूब धक्के खाए हैं, उनके अनुसार काफ़ी एक पता है कि चीज़ें किस प्रकार कैसे चलती हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है कि कानूनी अधिकारों की प्राप्ति की उपलब्धता का एक मंच, एक तरीका बहुत से स्टाफ को नहीं पता कि सर किस वकील के पास जाएं, लागड़ा जी क्या करें, क्या फीस होगी, कैसे प्रक्रिया होगी, बहुत सारे डर उनके मन में होते हैं। असल में रास्ता ही नहीं पता बहुत से लोगों को, ये वास्तविकता है। तो वो रास्ता दिखाने और बताने की, हाँ हो सकता है कि किसी और मंचों से, किसी और यूनियनों पे खर्चे कम या ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा वकील मैंने अपनी टीम के साथ मैंने जोड़ा हुआ है, तो उनकी एक फीस भी है साथियों। और फीस क्लियर कट है कि 1 महीने का वेतन वे किस्तों में लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक कर्मचारी पे। और जब कर्मचारी मुकदमा जीत जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग तिथि से उसका एरियर बकाया एक स्थायी कर्मचारी के बराबर वो दिलवा देता है, तो आपके अकाउंट में आ जाता है, तब उसमें से 30% हिस्सा वो लेगा अपना कमीशन। यह एक खोल है, स्पष्ट है उनके और हमारे बीच में फीस को लेकर के। अर्थात लगभग 18,000 रुपये पर साथी, थोड़े थोड़े करके। शुरुआत में जो केस में जुड़ रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि 500 रुपये महीने के हिसाब से अपना किस्त आपस में ग्रुप में इकट्ठी करके उसको हर 2 महीने में या हर महीने, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देते रहे 500-500 रुपये, या 2 महीने में 1000-1000 इकट्ठे कर लिए। तो इस तरीके से ये है फीस का तरीका। तो पर कैंडिडेट जो कोर्ट केस में आएगा 18,000 रुपये, प्लस उसको जो भी वित्तीय फाइनेंशियल लाभ पिछली डेट से एरियर के रूप में जितना भी दिलवाएगा आपको मिलने के बाद, उसमें से वो 30% अपना कमीशन लेगा। यही उसका तरीका है। तो अगर कर्मचारी ज़्यादा हो जाते हैं तो कमीशन हो सकता थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, डिपेंड करता साथियों। वकील और डॉक्टर से हम बहस नहीं कर सकते, उनकी जो तय होती है उस हिसाब से ही काम होता है, क्योंकि वो परचून की दुकान की तरह तो होता नहीं। अगर हाँ कर्मचारी इस दौरान 100-125 संख्या में जुड़ जाते हैं तो ये जो पर हेड 18,000 ये भी शायद कुछ कम हो सकता है, हम कम कर सकते हैं जी। कर्मचारी ज़्यादा हो गए, थोड़ा सा इसको कम करिए, तो ये चीज़ है। हाँ कमीशन वो उसने अपना फिक्स बता रखा है कि भाई इससे कम में नहीं करेगा, लेकिन फीस को कम करवाया जा सकता है। इसीलिए मेरा जोर है कि स्टाफ जितना ज़्यादा जुड़े ना उतना भार कम पड़ेगा, आर्थिक भार कम पड़ेगा। तो ये मैंने कोर्ट केस के बारे में बताया है। एक ग्रुप का लिंक, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर, मैं इसी कोशिश होगी इस वीडियो में करूं, वरना अगली वीडियो में मैं ज़रूर साझा करूंगा। जो साथी इच्छुक है वो उस ग्रुप में केवल वही साथी जुड़े, साथियों जो इच्छुक है, ताकि बाद में मुझे छटनी करने के लिए, समय खराब करने की नौबत मेरे ऊपर ना आए। अगला सवाल ले लेते हैं साथियों, वीडियो लंबा हो गया, 1-2 सवाल बचते हैं। और समय कितना लगेगा साथियों? कम से कम 3 साल का समय मान के चलिए कि लग जाएगा। 3 साल में आपको आपके रोजगार के स्थायीकरण और समान काम समान वेतन के आदेश, अदालती आदेश आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हो सकता है 1-2 साल की फाइट हाई कोर्ट में अगर डिपार्टमेंट जाता है तो वहां भी लग जाए, बस इतना। तो 3 से 5 साल का मतलब एक अधिकतम समय है, ये मान करके चलिए। लेकिन हालांकि वे वकील साहब थोड़ा स्पीडी ट्रायल चलाते हैं, फीस ठोक कर लेते हैं, तो थोड़ा काम में भी गति रखते हैं। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से मेरा एक आइडिया है। लेकिन हाँ, जिस दिन आपके हक में एक अदालत से फैसला आ जाएगा, उसके बाद एक तरीके से आपका भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा, भले ही अगले दिन आपकी रिटायरमेंट हो रही हो। और रिटायरमेंट तो क्या कि आज आपने दावा लगा दिया और 1 महीने बाद भी रिटायर हो गए, तो भी अगर केस आपके फेवर में आता है तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी सारी सुविधाएं, आपके भत्ते, वेतन वगैरह जो भी बनता है वो मिलेगा, और मिला है। कुछ साथियों का कहना है कि जो डिपार्टमेंट फायदे में होता है वही उस पक्का करता है। तो ऐसे साथियों को मैं थोड़ा एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। साथियों, केंद्रीय जल आयोग कोई फायदे का कोई संस्था या डिपार्टमेंट नहीं है, आयोग है, वो कमीशन है, वो लाभ और हानि रहित एक संस्था है, संवैधानिक संस्था। जब वहां पर कर्मचारी पक्के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए, लेकिन वो उन्होंने नहीं किए, उन्होंने तो निकाल ही दिया था।
वो कर्मचारी हुए अदालती लड़ाई लड़ करके पक्के। तो इस भ्रम से निकलिए, ये अपने आप में का वकील बनना छोड़िए। बहुत से सवाल हैं कि इसके अंदर 3 साल कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, हम कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। जिसको 1 साल भी पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे है, डीटीसी की पेरोल पे है सरकारी, वो अपना हकदार है उस चीज के लिए। कुछ सवाल है साथियों कि कंडक्टर की लिस्ट अगली कब आएगी, 2 साल से ट्रेनिंग करके घर बैठे। तो साथियों इस बारे में अभी हमारे पास कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिलती है अभी जून जुलाई से पहले मतलब किसी भी कंडक्टर की नियुक्ति मुश्किल है, बल्कि दिसंबर तक, दिवाली तक मुश्किल है। क्योंकि अभी एक प्रक्रिया चल रही है कि 2600 कंडक्टर जो हैं, जो हमारे स्थायी ड्राइवर हैं डीटीसी में, उन्हीं को एक फर्स्ट एड करवा करके और कंडक्टर लाइसेंस प्रोवाइड करा करके एक मल्टीटास्किंग के रूप में उनका ड्यूटियां ली जा सकती हैं कि उनको एज ए ड्राइवर या एज ए कंडक्टर उनको लगाया जाएगा, 26 स्थायी ड्राइवरों को। ऐसे आदेश जो है, प्रक्रिया ऊपर डीटीसी बोर्ड में चल रही है। तो जिन कंडक्टरों की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जब तक बसें नहीं आएंगी अधिक से अधिक संख्या में, तब तक जो वेटिंग में है साथियों उनको इंतजार करना पड़ेगा। अगला सवाल ले लेते हैं साथियों। ये हमने ले लिया कि जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट में होता है वही अपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को पक्का करता है। ये पहली बात तो कहीं है ही नहीं ये चीज कि कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिट में वो पक्का करता ही है, नहीं है। अधिकतर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी अदालतों में कोर्ट केस लड़ करके ही पक्के होते हैं। किसी किसी जगह कहीं कोई दुर्लभ एक फैसला होता है, किसी सरकार की कोई नीति आ गई तो उन्होंने पक्का कर दिया, कोई अलग बात है सरकार की नीति आई तो, अन्यथा लेबर कोर्ट और अदालतों के सहारे से ही पक्के होते हैं। और इस चीज में ये चीज नहीं देखी जाती कि कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिट में या लॉस में है। जो डिपार्टमेंट सोसाइटीज हैं जो पूरी तरह 100% ग्रांट पर डिपेंड है, उनमें भी कर्मचारी पक्के होते हैं कोर्टों से। तो अज्ञानता ना फैलाएं, अधूरे ज्ञान को सोशल मीडिया पे इस तरीके से ना फैलें कि नेगेटिविटी फैले। पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त करें साथियों, ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है। या फिर सवाल के रूप में पूछे कि क्या ऐसा होता है, एक उसको जवाब के रूप में प्रस्तुत करना गलत है कि ऐसा होता है। नहीं नहीं, पूछ सकते हैं आप। इतने साथी देखते हैं, उनमें से कोई ना कोई जवाब देगा। मैं भी कोशिश करूंगा एक रिसर्च करके, जांच करके। ऐसे ही कुछ भी मतलब आधारहीन रूप से इस सोशल मीडिया पर मैं कोई भी बात नहीं रखता हूं साथियों। यह एक जिम्मेदारी भरा काम है। अनाप शनाप कुछ भी नहीं ऐसे कहना चाहिए। अगला सवाल, आपकी वीडियो में अलग अलग बातें होती हैं, यूनियन वालों के हाल ही पहले कुछ बोल रहे थे, अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। देखो साथियों, हालात और परिस्थितियों के हिसाब से तो बात होगी ना। पहले जब एक आदेश आया, आंदोलन हुआ, आंदोलन में हम भी उत्साहित थे, उस हिसाब से हम बातचीत कर रहे थे। फिर आंदोलन के बाद जो परिणति हुई, सरकार में घोषणा हुई, हम भी उत्साहित हुए आपकी तरह। हमें भी उम्मीद थी, और उस उम्मीद के दौरान हम ये जरूर कह रहे थे भाई एकजुटता बनाए रखो, सरकारों को आपस में ये फूट फटोबल मत दिखाओ। इस तरह के मेरे विचार थे। उसके बाद जब सरकार ने समय लिया, तब भी ये था कि भाई चलो यूनियन वाले जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंतजार करते हैं। एकदम से आधी अधूरी हड़ताल और ये विरोध प्रदर्शन में कोई फायदा नहीं होने वाला। करो तो एकजुट करो, उसमें क्या गलत था। अब सरकार ने बिल्कुल भी, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, ठंडे बस्ते में पड़ गया मामला। स्टाफ की तरह निराशा मेरे मन में भी है, तो इसमें क्या गलत है। भगवान थोड़ी ना है, हम इंसान ही है ना। लेकिन जैसे भी हालात हुए, जिन भी हालात में, जो वीडियो, इस वीडियो में आप सारे देख लीजिएगा अंत तक, कि किसी भी वीडियो में कोई नकारात्मक बात मेरे मुंह से नहीं निकली होगी, कोई गाली गलौज मेरे मुंह से नहीं निकली होगी। परिस्थितियां कितनी खराब हुई हो, अच्छी भी हुई, फिर खराब भी हुई, उत्साह भी हुआ, अब निराशा का माहौल भी है, लेकिन उम्मीद और जज्बा आज भी मेरा वही है। स्टाफ को मैं सकारात्मक बातों में ही की तरफ ही ले जाने की कोशिश करता हूं। इस तरह के नहीं कि कुछ अगर खराब हो गया तो फिर उम्मीद ही छोड़ दी, जिंदगी ही हार गई, नहीं। अब 50 साल की उम्र में, हाँ ये एक अंतिम लास्ट के क्वेश्चन है कि साथी के 2-3 उन्होंने लगातार चिपका रखे हैं। पोपट हो गया, इस केस में बिल्कुल दम नहीं है, सही पोपट बना गया खुजलीवाल। अब 50 साल उम्र में कोर्ट केस करेंगे, 10, 20, 30 साल चलेगा, 60, 70 साल की उम्र में नौकरी शुरू करेंगे क्या?
वाह क्या प्लानिंग है। तो जो कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं ना यहाँ डीटीसी में, बड़े बड़े मतलब कानूनविद हैं ऐसे साथी एक दो, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई आप मत करना गलती से भी ये काम, आप मत करना ऐसी प्लानिंग। पोपट आपने मान लिया आप बन गए, ठीक है आप बन गए, आपने मान लिया कोई दम नहीं है किसी चीज में, ठीक है जी, नहीं होगा आपके लिए, नहीं होगा। केजरीवाल ने पोपट बनाया, हाँ ये मैं मानता हूं कि केजरीवाल ने 10 साल में समस्त संविदा कर्मचारियों को बड़ा जबरदस्त तरीके से पोपट बनाया है, और इस चीज का इसको जवाब इस चुनाव में तलबल के साथ देना है साथियों। बख्शना नहीं है इस कुत्ते को, इस हरामजादे को। बेशक मैं माफ करना गालियां निकल रही हैं, लेकिन इससे दो मुआ धूर्त राजनेता पूरे भारत की राजनीति मुझे नहीं लगता कि कहीं है। पूरी कोशिश करना इसको इस चुनाव में जवाब देने की। हमारा भविष्य चाहे जो होगा, लेकिन आज मौका है वोट के साथ चोट करने का। अगला आप जो कह रहे हैं कि 50 साल, देखो ये पॉइंट पिछला जो खुजलीवाल का था, मैं सहमत हूं आपसे। 50 साल की उम्र है, केस करेंगे 10 20 30 साल। साथियों देखो, डिपेंड करता है कि आप केस की पैरवी किस से करवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप संसाधन खर्चा ही नहीं करेंगे, पैसा नहीं खर्चेंगे, मुफ्त में कोई ऐसा ही टटपूंजिया वकील पकड़ करके अदालतों में खड़ा कर देंगे, फिर पैरवी पे भी नहीं जाएंगे, दिहाड़ी पैरी लगेगी आपको कि नहीं यार मैं क्यों जाऊं 50 लोगों के लिए, मैं तो अपनी ड्यूटी करूंगा। तो भैया ना तो वहां कोई वकील होगा, वहां तारीखें पड़ी रहेंगी, फाइलें लंबी लंबी डेटे फेंकते रहेंगे। ऐसे केसों में तो भैया पता नहीं पीढ़ियां भी लग जाएंगी। खेती खसम सेती होती है दोस्तों, एक हमारे हरियाणा में कहावत है। तो आपकी लड़ाई को आप अगर संभालोगे नहीं ना तो गर्दनें कट जाएंगी, आपको सोते ही रह जाओगे। हाँ, जो पैरवी करते हैं वो अपने लिए ले करके आते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं। अभी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, 2015 में इनको टर्मिनेट किया गया था, 2092-93 से काम कर रहे थे। 2015-16 में इन्होंने केस डाल दिया था, केस के बाद ये इनकी सेवाएं समाप्त कर दी, पॉलिसी अलग बना दी। 7 साल इनको लगे, लेकिन 7 साल में अपना जिंदगी भर का एक रोजगार, भविष्य और बुढ़ापे का सहारा लेकर के आ गए। और ये आपकी तरह सोच के बैठ जाते ना, हो यार 60 साल के 70 साल के हो जाएं, क्या मिलेगा क्या नहीं। तो मिलता क्या है इनको, हो गई थी ना जिंदगी, वहीं गई ना बांध के बाड़े। सोच को विस्तार दो साथियों। एक यही भाई कह रहे कॉन्ट्रैक्ट वालों का कभी कुछ नहीं हो सकता, फार्म पर टर्म कंडीशन लिखी होती हैं। जब कोई ज्वाइनिंग कराता है तो पहले से साफ साफ लिखा होता है टर्म कंडीशन में कि किसी को पक्का नहीं किया जाएगा फ्यूचर में। कितनी अदालतों के कितने फैसले भी अगर मैं आपको बता दूं ना साथियों, दोस्त क्या नाम है आपका, ये सोनू कुमार XV5YL पता नहीं क्या करके, सोनू कुमार नाम। मैंने कहा ना साथी, ज्ञान नहीं है ना तो इसे ज्ञान तो को मत फैलाओ यार। जजमेंट बता दूं, कोर्ट के अदालत का नंबर बता दूं आपको, कॉन्ट्रैक्ट के लोग ही थे वे, स्टैंप मरवा के पैदा नहीं हुए थे मां के पेट से कि पक्के ही होंगे करेंगे ही, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे हमारे और आपकी तरह। विभागों ने नहीं किए उनके कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट लेटर पूरे हिंदुस्तान का आप कहीं का उठा करके देख लीजिएगा, सभी में एक ही ड्राफ्ट होता है लगभग। अदालत में केस नहीं कर सकते, पक्का होने की मांग नहीं कर सकते, आपका शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 11 महीने का, इसके बाद आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, आपको स्थायी कर्मचारियों की तरह ना वेतन मिलेगा ना सुविधाएं मिलेंगी वगैरह वगैरह। सबका एक होता है ब्रदर। फिर कितने ही विभागों में कितने ही साथी लोग अदालतों में लेबर कोर्ट के तहत केस लड़ करके पक्के हो गए, कैसे हो गए इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो कृपया करके इस तरीके से अज्ञानता में से नकारात्मक बातें जिनका कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, मत फैलाएं। कॉन्ट्रैक्ट संविधान से ऊपर नहीं होता है, कानून से ऊपर नहीं होता है, इस बात को याद रखें। ये देश, ये अदालतें कानून और संविधान के अनुसार चलती हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है ना, उस ड्राफ्ट को वहां पर जब मैनेजमेंट या अधिकारीगण जो विभाग वाले उस ड्राफ्ट का कोई बचाव नहीं करता है, मैंने खूब देखा अदालतों के अंदर, क्योंकि 1 मिनट में कोर्ट झाड़ मारती है कि ये जो ड्राफ्ट लिखा है कि आप कभी अदालत में केस नहीं कर सकते पक्का होने की मांग को लेकर, ये किस संवैधानिक कानून, किस क्लॉज के तहत आपने इसमें डाल दिया?
किसी के पास कोई जवाब नहीं होता वहाँ पर। इसलिए अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें बात नहीं करेंगे। और अदालतों में उन टर्म कंडीशन के ऊपर तो बहस ही नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट के। खास बात बताता हूँ, बहस होती है सिर्फ इस बात पर कि इनके अधिकार क्या हैं, संविधान में कहाँ लिखे हैं। और उसका ठिकाना भी मैं आपको बता दूं अगर पढ़ना चाहो तो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट, ये दो बड़े एक्ट हैं देश के संविधान में। एक 1948 में लागू हुआ था, एक 1970 में संशोधन के बाद उसको संशोधित करके लागू किया गया था। उनको पढ़ लीजिएगा, अगर वही उनका ज्ञान ले लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा विस्तार से बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो साथियों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो गई है। सभी साथी इसको शेयर करें, पढ़ें, सुर पूरा जरूर सुनें और कमेंट्स जरूर करें। अगले वीडियो में आपके कमेंट्स भी लिए जाएंगे। और जो ग्रुप मैं बनाऊंगा व्हाट्सएप का एक ग्रुप, उसका लिंक भी आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो में या ना अगले वीडियो में। उसमें वो साथी, उसका स्वागत है जो कोर्ट केस में जुड़ना चाहता है मेरे माध्यम से। खर्चा वगैरह जो है मैंने इस वीडियो में बता दिया, वकील का क्या खर्चा है, क्या समय लगने वाला है, वो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। फिर भी किसी को ना समझ में आया तो वो सवाल डालें, कमेंट बॉक्स में डालें, अगले वीडियो में उनका ज़रूर लिया जाएगा उनको। तो इसी के लिए साथ ही आज के इस वीडियो को विराम देते हैं साथियों। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।